हाय, दिस इज नेहा एंड आई वेलकम यू ऑल टू दिस क्लास, जिसमें आज हम क्लास 11 के चैप्टर नंबर 2 मेथड्स ऑफ इंक्वायरी इन साइकोलॉजी के सेकंड पार्ट को डिस्कस करने जा रहे हैं। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि व्हाट आर द डिफरेंट गोल्स ऑफ साइकोलॉजिकल इंक्वायरी। बेसिकली साइकोलॉजी में रिसर्च क्या होती है, इसको हमने अंडरस्टैंड किया था और उसके डिफरेंट गोल्स क्या होते हैं और उन्हें किस तरह से अकम्प्लिश किया जाता है, इसको हमने समझा था। आज का जो हमारा टॉपिक है वो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, दैट इज स्टेप्स इन कंडक्टिंग अ साइंटिफिक रिसर्च। किस तरह से जो रिसर्च होती है उसको कंडक्ट किया जाता है, क्या क्या स्टेप्स उसमें फॉलो होते हैं। यहाँ पर जो हमारा टॉपिक है आज का, इसमें आप एक वर्ड देख रहे हैं साइंटिफिक रिसर्च, क्योंकि प्रीवियस चैप्टर में आपने पढ़ा है, आपको मालूम है कि साइकोलॉजी एक बहुत ही साइंटिफिक सब्जेक्ट है। इसमें जो भी चीजें की जाती हैं, जो भी रिसर्च की जाती है, जो भी एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं, दे आर बेस्ड ऑन साइंस। साइंटिफिकली उनको प्रूव किया जाता है। ह्यूमन बिहेवियर को 100% तो साइंटिफिकली प्रूव नहीं किया जा सकता, लेकिन मैक्सिमम से मैक्सिमम उसको प्रूव करने की कोशिश की जाती है। तो चलिए आज के वीडियो को डिस्कस करते हैं। आज के इस वीडियो में दो इंपॉर्टेंट टर्म्स भी आएंगी, एक है ऑब्जेक्टिविटी एंड दूसरा है हाइपोथेसिस, जो कि आगे भी इस चैप्टर में आपको मिलती रहेंगी। और ये जो रिसर्च का जो हमारा चैप्टर है, ये हमें स्टैट्स की तरफ लेके जाता है। स्टैट्स यानी कि जो आप साइकोलॉजी में आगे चलकर स्टैटिस्टिक्स को पढ़ते हैं, वहां पे जितनी भी टर्मिनोलॉजी यूज होती है उसके बेसिक ग्राउंड्स हैं। तो मैं आपको यही रेकमेंड करूंगी कि चैप्टर को बहुत अच्छे से समझिए। एनसीईआरटी की बुक आप अपने साथ लेके भी बैठ सकते हैं, और अदरवाइज आपको स्क्रीन पर तो बुक मैं शेयर कर ही रही हूँ। तो चलिए अब टाइम ज्यादा नहीं लेते हैं, क्विकली आपकी क्लास बिगिन करते हैं। अच्छे से समझने की कोशिश कीजिएगा, मैं बहुत अच्छे से आपको आपकी एनसीईआरटी से डिटेल में एक्सप्लेन करने वाली हूँ। सो साइंस इज नॉट सो डिफाइंड बाय व्हाट इट इन्वेस्टिगेट एज बाय हाउ इट इन्वेस्टिगेट्स। साइंस में क्या होता है कि कोई चीज क्या हो रही है, इससे ज्यादा फोकस किया जाता है कि वो कैसे हो रही है, उसके प्रोसेस पे फोकस किया जाता है। द साइंटिफिक मेथड अटेम्प्ट्स टू स्टडी अ पर्टिकुलर इवेंट और फिनोमिना इन एन ऑब्जेक्टिव, सिस्टमेटिक एंड टेस्टेबल मैनर। कोई भी साइंटिफिक रिसर्च हो, उसमें जो भी हम रिसर्च करते हैं, जो भी हम फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं, उसमें बहुत ज्यादा ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए, सिस्टमेटिक वे में वो होना चाहिए। कुछ भी हम नहीं कर सकते कि आज हमने स्टेप फॉलो किया, कल हमने चेंज कर लिया, फिर कुछ और करने लगे। नहीं, इट हैज टू बी सिस्टमेटिक, ये एक प्रॉपर वे में चलनी चाहिए। एंड टेस्टेबल मैनर, टेस्टेबल मैनर का मतलब हो गया कि जिसको टेस्ट किया जा सके। ऐसी कोई चीज नहीं होनी चाहिए जिसको टेस्ट ना किया जा सके या वेरीफाई ना किया जा सके। अब हमारे पास एक टर्म आती है, द ऑब्जेक्टिविटी रेफर्स टू द फैक्ट that if two or more persons independently study a particular event, both of them to a great extent should arrive at the same conclusion। किसी भी केस की जो ऑब्जेक्टिविटी होती है, सिचुएशन की ऑब्जेक्टिविटी होती है, या किसी क्वेश्चनायर की ऑब्जेक्टिविटी भी अगर हम कहें, तो वो ऐसी होनी चाहिए कि अगर उसको दो या दो से ज्यादा लोग मेजर करें तो वो लगभग, अगर एग्जैक्ट सेम नहीं तो लगभग तो सेम रिजल्ट पर पहुंचे। मैं आपको ऑब्जेक्टिविटी जो टर्म है वो एक बहुत अच्छे एग्जाम्पल की हेल्प से समझाऊंगी, आप कभी नहीं भूलेंगे, आई एम वेरी श्योर अबाउट इट। जब आप अपने एग्जामिनेशन में या क्वेश्चन पेपर में, किसी भी तरह के क्वेश्चन पेपर में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखते हैं, तो आपको ये मालूम होता है कि इसका एक ही आंसर है, इसके एक से ज्यादा आंसर नहीं हो सकते। अब आप सोच के देखिए कि आप ज्योग्राफी का पेपर दे रहे हैं, ज्योग्राफी का क्वेश्चन आया है, तो क्या उसे इंग्लिश के टीचर चेक नहीं कर सकते? क्या उसे मैथ्स के टीचर चेक नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि उसका आंसर ही एक है। और उन्हें क्या जरूरत है, अगर मान लीजिए उन्हें सब्जेक्ट की नॉलेज नहीं भी है, तो भी वो एक आंसर की हेल्प से कर सकते हैं। यानी कि उसे कोई भी पर्सन उसको इवेलुएट कर सकता है, क्योंकि उन क्वेश्चंस में ऑब्जेक्टिविटी होती है। ये क्वेश्चन किस तरह के होते हैं? जो मल्टीपल चॉइस होते हैं, या फिर जिनमें 4 ऑप्शंस होते हैं, ट्रू फॉल्स की फॉर्म में होते हैं, यस नो की फॉर्म में होते हैं, राइट रॉन्ग की फॉर्म में होते हैं। ये सारे क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव कहलाते हैं, जिनका डेफिनेट आंसर होता है। इसके जस्ट ऑपोजिट जो टर्म आती है उसको हम बोलते हैं सब्जेक्टिविटी। सब्जेक्टिविटी का मतलब होता है जहां पर पर्सन किसी भी क्वेश्चन के आंसर को डिटेल में जाके दे सकता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज साइकोलॉजी, तो आप उसकी हिस्ट्री के बारे में बता सकते हैं। कोई दूसरा पर्सन साइकोलॉजी में कुछ और उसकी ब्रांचेस के बारे में बता सकता है। कोई तीसरा पर्सन उसके फ्यूचर के स्कोप के बारे में बता सकता है। तो ये सब कुछ ही तो साइकोलॉजी है। एक रेगुलर लाइफ में होने वाले इवेंट्स के बारे में बता सकता है। तो ये सभी कुछ तो साइकोलॉजी है। ये आंसर गलत नहीं है, लेकिन इस आंसर में सब्जेक्टिविटी है, मतलब वेरिएशन है। ऑब्जेक्टिविटी में वेरिएशन नहीं होता, चीजें फिक्स हो जाती हैं। तो आप जिन क्वेश्चंस को एग्जामिनेशन में कहते हैं कि हमारे पेपर में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस थे, उनका मतलब यही होता है कि जिनके आंसर्स फिक्स होते हैं। अब जब हम रिसर्च की बात करते हैं,
जब हम रिसर्च की बात करते हैं तो वहां पर क्या होता है, ऑब्जेक्टिविटी में क्या है, क्योंकि हम यहाँ पे एक्यूरेसी से एक आंसर पे तो पहुंच नहीं सकते, क्योंकि हम तो रिसर्च कर रहे हैं, वो साइकोलॉजी की रिसर्च है। तो वहां पर जो आंसर है वो कम से कम सिमिलर तो होना चाहिए, एग्जैक्ट सेम नहीं तो सिमिलर तो होना चाहिए। तो इसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्टिविटी, जो एक रिसर्च में होनी बहुत जरूरी है। ऑलराइट, अब हम आगे बढ़ते हैं। For instance, if you and your friend measure the length of a table using the same measuring device, it is likely that both of you would arrive at the same conclusion about its length. कोई भी ऐसी सिचुएशन या कोई भी ऐसा मेजरमेंट जिसको बदला नहीं जाएगा, जो चेंज नहीं होगा टाइम के साथ में। जैसे अगर हम एक ट्री की हाइट की बात करें, आप उसे आज मेजर करेंगे तो उसकी कुछ पर्टिकुलर हाइट आएगी, लेकिन आप 2 साल बाद करेंगे तो वो ज्यादा भी हो सकती है, बढ़ सकता है पेड़, इनफैक्ट बढ़ ही जाएगा। अब काट देंगे तो छोटा भी हो सकता है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, लेकिन नॉर्मली तो पेड़ बढ़ ही जाता है। तो उस केस में क्या होगा, उसकी हाइट बदल जाएगी। तो ये क्या हुआ यहाँ पे, उसकी लेंथ में या उसकी हाइट में जो हम कहें ऑब्जेक्टिविटी नहीं है। तो इस तरीके से इसको समझने की कोशिश कीजिए कि जो ऑब्जेक्टिव वर्ड है वो ये दिखाता है, यानी किसी भी हम रिसर्च में ऑब्जेक्टिविटी का मतलब क्या हो गया कि जो उसके रिजल्ट्स आने चाहिए, जो फाइनल रिजल्ट जो होने चाहिए वो बदल नहीं जाने चाहिए। कि आज आपने उसको मान लीजिए आपने कोई टेस्ट बनाया, आपने कोई रिसर्च करके एक टेस्ट क्रिएट किया, आज आप उसको एक कंट्री में अप्लाई कर रहे हैं, दूसरे में जा रहे हैं, वो बदल गया, तो उसमें ऑब्जेक्टिविटी नहीं है। ऑब्जेक्टिविटी कब होगी, जब वो डिफरेंट अक्रॉस डिफरेंट सिचुएशन सिमिलर या फिर एटलीस्ट सेम नहीं तो सिमिलर तो रहे। आई होप ऑब्जेक्टिविटी वर्ड यहाँ से आपको क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। द सेकंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साइंटिफिक रिसर्च इज दैट इट फॉलोज सिस्टमेटिक प्रोसीजर। ये तो मैंने आपको बता ही दिया, सिस्टमेटिक होना मीन्स एक के बाद एक स्टेप फॉलो होना। इट इंक्लूड्स द फॉलोइंग स्टेप्स। इसके स्टेप्स क्या क्या होते हैं, एक पिक्चर में आपको दिखा रही हूँ, साथ ही मैं आपको समझा भी देती हूँ कि कंसेप्चुलाइजेशन ऑफ अ प्रॉब्लम, कलेक्शन ऑफ डेटा, ड्राइंग कंक्लूजन एंड रिवाइजिंग रिसर्च कंक्लूजन एंड थ्योरी। ये जो फिगर आप देख रहे हैं इसमें आप देखिए कि सबसे पहले हमको एक टॉपिक सेलेक्ट करना है स्टडी के लिए, उसके बाद हमें उस टॉपिक को स्टडी करना है, मीन्स उस पर रिसर्च करनी है, तो उसके लिए हम डेटा कलेक्ट करेंगे, पार्टिसिपेंट्स, मेथड्स, टूल, प्रोसीजर क्या क्या हम यूज करना चाहेंगे, ये सब हमारा डेटा कलेक्शन का काम हो गया। फिर हम स्टैटिस्टिकल मेथड अप्लाई करेंगे। अभी हम गैदरिंग से आगे बढ़ के एक्चुअल एप्लीकेशन की तरफ पहुंच गए हैं, जहां पे हमने जो करना है वो अब एक्चुअली में करना है। तो ड्राइंग कंक्लूजन हो गया। देन रिवाइजिंग रिसर्च कंक्लूजन, हम फिर से चेक करेंगे कि जो हमने शुरू में हाइपोथेसिस बनाई थी, देखिए हाइपोथेसिस वर्ड यहाँ पे आ रहा है, मैं अभी समझाऊंगी आपको कि हाइपोथेसिस क्या होती है। तो जो हमने शुरू में एक स्टेटमेंट बनाया था, एक अजम्पशन बनाया था, वो हम चेक करेंगे कि हमारी थ्योरी के साथ में सेट हो रहा है या नहीं। अब हम शुरुआत करते हैं एक एक करके सारे स्टेप्स की, क्योंकि ये स्टेप्स जो है वो एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, तो आपको वहाँ पे अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी तभी आप लिख पाएंगे, वरना रट्टाफिकेशन करके जाना पड़ेगा, जो कि मैं बिल्कुल नहीं चाहूंगी कि आपको करना पड़े। तो सबसे पहले हमारे पास है कंसेप्चुलाइजिंग अ प्रॉब्लम। आप किस तरीके से एक प्रॉब्लम को कंसेप्चुलाइज करेंगे, मीन्स सिलेक्शन करेंगे, फाइनल सिलेक्शन करेंगे। जब भी हम किसी सिचुएशन के अक्रॉस आते हैं तो हम उस सिचुएशन में मल्टीपल चीजें देख सकते हैं। अगर ह्यूमन बिहेवियर की बात करें, मान लीजिए आप किसी पर्सन के, नॉट एग्जैक्टली एक पर्सन के, बट ह्यूमन के किसी एक एट्रीब्यूट को लेकर आप चलें, तो उसके भी माइनर बहुत सारे पॉइंट्स निकल आएंगे। जब हम रिसर्च करते हैं ना, तो हमें अपनी फिक्स प्रॉब्लम को लेकर चलना होता है। ये नहीं कि हमें ऐसा भी लग रहा है तो हम चलो बदल लें थोड़ा, नहीं, ऐसा नहीं कर सकते। आपकी जो प्रॉब्लम है उसको आपको फिक्स रखना है। सो कंसेप्चुलाइजिंग का प्रॉब्लम का मतलब हो गया उस प्रॉब्लम को फाइनलाइज करना। चलिए बुक में देखते हैं। The process of scientific research begins when a researcher selects a theme or topic for study. यही होता है। Then she or he narrows down the focus and develops specific research questions or problem for the study. अपने broad concept को narrow करके एक प्रॉब्लम पर, टू द पॉइंट सिचुएशन पे पहुंचते हैं, जहां से वो डिसाइड करते हैं कि अच्छा हम इस टॉपिक पे स्टडी करने वाले हैं। दिस इज डन ऑन द बेसिस ऑफ रिव्यू ऑफ पास्ट रिसर्च, ऑब्जर्वेशन एंड पर्सनल एक्सपीरियंसेस। अब ये किस तरीके से किया जाता है, हमारी प्रेफरेंस भी हो सकती है कि हम क्या करना चाहते हैं, ये भी एक पॉइंट होता है यहाँ पर। लेकिन इसके अलावा हम पास्ट एक्सपीरियंसेस, ऑब्जर्वेशन और पर्सनल एक्सपीरियंसेस से भी इसको कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अर्लियर यू रेड दैट अ रिसर्चर वाज इंटरेस्टेड इन ऑब्जर्विंग द स्टडी हैबिट ऑफ स्टूडेंट्स। ये हमारे कल के वीडियो में बहुत अच्छे से डिस्कशन हुआ था, आई मीन लास्ट वीडियो में। For this purpose, he/she may identify different facets of study habit first and then decide whether he/she is interested in study habits shown in the class or at home. जो कल वाला एग्जाम्पल था उसको थोड़ा समझा देती हूँ कि मान लीजिए आप किसी पर्सन के स्टडी हैबिट्स पे वर्क करना चाहते हैं, तो स्टडी हैबिट्स में पर्टिकुलरली क्या आप करना चाहते हैं कि मॉर्निंग में उठ के पढ़ाई करनी चाहिए, या फिर जो
ब्रेक ले लेके पढ़ाई करनी चाहिए, कुछ भी आप पॉइंट, कुछ भी आप सिचुएशन या क्वेश्चन क्रिएट कर सकते हैं। इन साइकोलॉजी वी स्टडी अ डाइवर्स रेंज ऑफ प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू बिहेवियर एंड एक्सपीरियंसेस। ऑफ कोर्स हम यही करते हैं साइकोलॉजी में। दीज प्रॉब्लम्स मे बी रिलेटेड टू, अब किन किन चीजों से रिलेट हो सकती है प्रॉब्लम। पहला है अंडरस्टैंडिंग आवर ओन बिहेवियर। फॉर एग्जाम्पल, हाउ डू आई फील एंड बिहेव व्हेन आई एम इन अ स्टेट ऑफ जॉय और ग्रीफ। अपने बारे में सोच सकते हैं, खुद के लिए भी तो आप एक टेंटिव सिचुएशन बना के क्वेश्चन क्रिएट कर सकते हैं। हाउ डू वी रिफ्लेक्ट ऑन आवर ओन एक्सपीरियंस एंड बिहेवियर, ये भी हमारा तरीके का हो सकता है। व्हाई डू वी फॉरगेट, ये हो गया हमारे खुद के बिहेवियर से रिलेटेड सिचुएशंस। दूसरा क्या हो गया, अंडरस्टैंडिंग अदर इंडिविजुअल बिहेवियर, दूसरे के बिहेवियर पर क्वेश्चन करना, जो कि नॉर्मली लोग ज्यादा करते हैं, दूसरे के बारे में ज्यादा लोग क्वेश्चन रेज करते हैं ना आज के टाइम में। Is Abhinav more intelligent than Ankur? Why is someone always not able to complete his or her work on time? Can the habit of smoking be controlled? Why do some people suffering from chronic illness not take medicines? ये हो गया दूसरे के बिहेवियर के बारे में। अब क्या हो सकता है, तीसरा केस क्या हो सकता है, जब हम क्वेश्चन क्रिएट करते हैं तो ग्रुप से रिलेटेड हो सकते हैं, लेकिन ग्रुप इन्फ्लुएंसेस और इंडिविजुअल बिहेवियर, जैसे कि व्हाई डज रहीम स्पेंड मोर टाइम मीटिंग विद पीपल देन डूइंग हिज वर्क। ग्रुप का जो बिहेवियर है, ग्रुप को हम इंडिविजुअल पर कर सकते हैं। लास्ट है हमारा ग्रुप बिहेवियर, दैट इज व्हाई डज रिस्क टेकिंग बिहेवियर इंक्रीज व्हेन पीपल लर्न इन अ ग्रुप। ऐसा भी हो सकता है कि या तो हम किसी इंडिविजुअल के बारे में बात करेंगे जो ग्रुप से एसोसिएटेड होगा, या फिर मास पॉपुलेशन के बारे में सोच सकते हैं कि लोग ऐसा क्यों करते हैं, इस तरीके के भी हो सकते हैं। और इसके अलावा हो सकता है ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पर भी, कि कोई ऑर्गेनाइजेशन किसी दूसरे से ज्यादा सक्सेसफुल कैसे होती है। How can an employer increase the motivation of employees? The list is long and you will learn about these various facets in subsequent chapters. आगे भी पढ़ेंगे, आप धीरे धीरे पढ़ेंगे, धीरे धीरे समझेंगे। लेकिन आपने यहाँ पे क्या समझा कि जब हम कोई प्रॉब्लम कॉन्सेप्चुलाइज करते हैं तो वो खुद से शुरू करते हुए कितने भी बड़े ऑर्गेनाइजेशनल लेवल तक भी हम लेकर जा सकते हैं। तो प्रॉब्लम का जो स्टेटमेंट है वो बहुत छोटा भी हो सकता है, मतलब बहुत छोटी बात लगेगी देखने में, पर वो हम जब हम रिसर्च करेंगे तो बड़ी बनेगी जाके। तो बहुत छोटी पॉइंट भी हो सकता है और बहुत बड़ा क्वेश्चन भी हम कोई रेज कर सकते हैं, वो हम पर डिपेंड करता है कि हम रिसर्च में करना क्या चाह रहे हैं। ओके, अब आफ्टर आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रॉब्लम द रिसर्चर प्रोसीड्स बाय डेवलपिंग अ टेंटेटिव आंसर ऑफ द प्रॉब्लम विच इज कॉल्ड हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस वर्ड मैंने आपसे कहा था आगे आएगा, मैं समझाऊंगी, बहुत ही आसान है ये। आप ऐसे समझ लीजिए कि आप किसी सिचुएशन के पॉसिबल कॉजेस को जब क्रिएट कर लेते हैं, जैसे आपके फ्रेंड ने आपको बताया कि मेरे साथ ऐसी ऐसी सिचुएशन हो गई, मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ, राइट, ये एक प्रॉब्लम बताई उसने। तो आप एक हाइपोथेसिस माइंड में बनाते हैं, जो कि हर पर्सन करता है। आप एक हाइपोथेसिस बनाते हैं कि क्या बात रही होगी, क्या वजह हो सकती है, या ऐसा क्यों हुआ होगा। आप उसको सोचते हुए ही पूरी स्टोरी पे वर्क करते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि आप कुछ भी सोचने लग जाएं रैंडम, और बहुत सारी चीजों को सोच के बहुत सारी डायरेक्शन में चले जाएं। आप किसी, भले ही आप बहुत सारा सोच भी लेंगे ना, तो भी एक कंक्लूजन पे जरूर पहुंचेंगे, और वही कहलाता है हाइपोथेसिस। एक टेंटेटिव स्टेटमेंट होता है, इसके आगे हम टेंटेटिव इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि हो सकता है ये बात गलत प्रूव हो जाए, आगे चल के हमें लगे कि नहीं जो हम सोच रहे थे वो गलत था, तो ये हमें लास्ट में पता चलेगा। तो अब हम क्या करते हैं, जब हमने प्रॉब्लम को डिसाइड कर लिया तो हम एक हाइपोथेसिस बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, बेस्ड ऑन द अर्लियर एविडेंस ऑफ योर ऑब्जर्वेशन यू माइट डेवलप अ हाइपोथेसिस ग्रेटर इज द अमाउंट ऑफ टाइम स्पेंड बाय चिल्ड्रन इन व्यूइंग वायलेंस ऑन टेलीविजन। एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, बता रहे हैं कि हमने कोई भी हाइपोथेसिस बनाई, higher is the degree of aggression displayed by them. In your research, you shall now try to prove whether the statement is true or false. अब हम यही चीज को फाइंड आउट करेंगे कि जो हम सोच रहे हैं ना वो कितना सही है और कितना गलत है। ओके, अब हम आते हैं कलेक्टिंग डेटा। अब जब हमने कुछ सोचा तो उसी की दिशा में बढ़ते हुए, उसी डायरेक्शन में आगे बढ़ते हुए हम क्या करेंगे, डेटा कलेक्शन का काम शुरू करेंगे। द सेकेंड स्टेप इन साइंटिफिक रिसर्च इज टू कलेक्ट डेटा। Data collection requires developing a research design or a blueprint of the entire study. It requires taking decisions about the following four aspects. किन four aspects पे work करते हैं? Participants in the study, methods of data collection, tools to be used, procedures for data collection. फोर चीजें हो गई कि जिस पर्सन के बारे में, क्योंकि मैंने आपको बताया हम साइकोलॉजी की बात करें तो यहाँ पे ह्यूमन बिहेवियर पर हम रिसर्च करते हैं, जिस पर्सन पर हम अप्लाई करने जा रहे हैं या मे बी किसी ग्रुप पर अप्लाई करने जा रहे हैं, तो वहाँ कौन कौन से पार्टिसिपेंट्स हैं, उनका मौजूद होना जरूरी है हमारी रिसर्च में।
क्या मेथड है, हम किस तरह से हम डेटा कलेक्ट करेंगे, टूल्स क्या क्या यूज करेंगे, यानी क्या क्या हमारे तरीके होंगे, और क्या प्रोसीजर हम यूज करेंगे डेटा कलेक्शन के लिए। डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द स्टडी, द रिसर्चर हैज टू डिसाइड हु वुड बी द पार्टिसिपेंट्स। हो सकता है हम किसी की पर्सनल प्रॉब्लम पर रिसर्च करना चाह रहे हो तो हम उस इंडिविजुअल को भी ले सकते हैं, या वैसे ही मास पॉपुलेशन पे करना चाह रहे हो तो हम बहुत सारे लोगों के से जाके फीडबैक लेंगे, डेटा लेंगे, डिफरेंट फॉर्म में डेटा क्या होगा, किस तरह से लिया जाएगा, ये तो आप आगे पढ़ेंगे, ये आगे की वीडियोस में आपको एक्सप्लेन किया जाएगा। The participants could be children, adolescent, college student, teacher, manager, clinical patient, industries worker, कुछ भी हो सकते हैं डिपेंडिंग ऑन हमारी प्रॉब्लम क्या है। मान लीजिए आपकी प्रॉब्लम टीचर से है, तो आप टीचर से ही तो जाके फीडबैक लेंगे ना उस चीज के बारे में, उन्हीं से तो क्वेश्चन फिल कराएंगे, वहां पे आपके लॉयर्स का तो कोई काम नहीं है। ओके, होप यू गेट माई पॉइंट। The second decision is related to the use of methods of data collection such as observation method, experimental method। ये जो भी नेम्स आपको यहाँ दिख रहे हैं सब आपको डिटेल में पढ़ने के करके, तो यहाँ पर तो इन मेथड्स के बारे में डिस्कशन करने का कोई मतलब ही नहीं है, आप बस नाम जान पा रहे हैं यहाँ पे कि ये सब नाम जो हैं वो मेथड्स के होते हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे। द रिसर्चर नीड्स टू डिसाइड अबाउट अप्रोप्रिएट टूल्स। अब क्या क्या टूल्स हैं, टूल्स का मतलब हो गया आप क्वेश्चन आयर ले रहे हैं, आप इंटरव्यू ले रहे हैं, आप उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, क्या मेथड आप अप्लाई करना चाह रहे हैं। The researcher also decide about how the tools need to be administered। आप किसी इंडिविजुअल पे करना चाह रहे हैं या ग्रुप पे करना चाह रहे हैं। ओके, तो ये सब कहलाता है कलेक्शन ऑफ डेटा, जिसके अंदर बहुत सारे स्टेप्स आते हैं। कलेक्शन ऑफ डेटा भी कोई छोटी चीज नहीं है, उसके अंदर कई चीजें निकल कर आती हैं। अब आगे बढ़ते हैं, ड्राइंग कंक्लूजन। The next step is to analyze data so collected through the use of statistical procedures to understand what the data mean। जो कुछ भी हमने इंफॉर्मेशन कलेक्ट करी, अब उसको एनालाइज करेंगे, देखेंगे उसके अंदर बहुत सारी चीजों को हमें देखना होगा कि जो कुछ भी हमने डेटा इंफॉर्मेशन कलेक्ट की है उसको हम कैसे अपने प्रॉब्लम से एसोसिएट कर पा रहे हैं। दिस कैन बी अचीव्ड थ्रू ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। हम एक उसके लिए बार ग्राफ बना सकते हैं, पिक्टोग्राफ बना सकते हैं। तो मैं बहुत बेसिक बात कर रही हूँ क्योंकि आपको क्लास 11th में मैं पढ़ा रही हूँ, तो मैं आपको उसी तरीके से बता रही हूँ कि हम अपने इंफॉर्मेशन को क्या करेंगे, सिस्टमेटिक वे में अरेंज करेंगे। And by the use of different statistical method, the purpose of analysis is to verify a hypothesis and draw conclusion accordingly। ये जो हम यहाँ पे मेथड अप्लाई करते हैं या जो भी स्टैट्स अप्लाई करते हैं बेसिक, उसकी हेल्प से हम आगे बढ़ पाते हैं और किसी न किसी रिजल्ट की तरफ हम बढ़ने लगते हैं। देन कम्स रिवाइजिंग रिसर्च कंक्लूजन। इससे पहले ये जो हमारा फोर्थ स्टेप है रिवाइजिंग रिसर्च कंक्लूजन, एक्चुअली में हम किसी कंक्लूजन पे पहुंच चुके होते हैं। ये जो हमारा थर्ड था ना ड्राइंग कंक्लूजन, यहाँ से हम किसी रिजल्ट पर पहुंच चुके होते हैं और इसके बाद हम क्या करते हैं, उसको चेक करते हैं। अब चेक कैसे करेंगे, जो हमारे पास कंक्लूजन आए उनको हम रीटेस्ट करेंगे। ओके, जो भी हमने रिजल्ट निकाला, जो हमने शुरू में एक सिचुएशन को मान लिया था कि ये वजह रही होगी, अब हम क्रॉस चेक करेंगे कि क्या वही वजह थी, उसको रिसर्च करेंगे। तो रिवाइजिंग रिसर्च कंक्लूजन में हम पढ़ सकते हैं कि द रिसर्चर मे हैव बिगन द स्टडी विद द हाइपोथेसिस दैट देयर एग्जिस्ट अ रिलेशनशिप बिटवीन व्यूइंग वायलेंस ऑन टेलीविजन एंड एग्रेशन अमंग चिल्ड्रन, जो हमने पहले एग्जांपल में यहाँ पे बुक में दिया हुआ है। She has to see whether the conclusion support this hypothesis. If they do, the existing hypothesis theory is confirmed। अगर हमारी बात करेक्ट हो गई तो यानी हमारी हाइपोथेसिस क्लियर हो गई, हमारी हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो गई। इफ नॉट, शी विल रिवाइज और स्टेट एन ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस थ्योरी। अब क्या करेंगे, अगर हमारा देखिए जब आपका काम एक तरीके से नहीं होता तो आप क्या करते हैं, आप कोई दूसरा मेथड अप्लाई करते हैं, कोई दूसरा तरीका देखते हैं उसे करने का, है ना, क्योंकि आपको तो अल्टीमेटली सोल्यूशन पर पहुंचना ही पहुंचना है। अगर एक बार आपकी हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो गई, मींस आपने जो सोचा था वो चीजें फॉल्स क्लियर हो गई, फॉल्स प्रूव हो गई, तो आप क्या करेंगे, मेथड में चेंज लाएंगे। डेटा को भी आप एक बार दोबारा से कलेक्ट करने की कोशिश कर सकते हैं, किसी और तरीके से हो सकता है आपका ये तरीका ना काम कर रहा हो, दूसरा काम कर जाए, तो इस तरीके से हम करते हैं। इट इज बेस्ड ऑन न्यू डेटा एंड ड्रॉ कंक्लूजन विच मे बी वेरीफाइड बाय फ्यूचर रिसर्चर। अब इस तरीके से रिसर्च का प्रोसेस कंटिन्यू रहता है। आगे जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है ऑल्टरनेटिव पैराडाइम ऑफ रिसर्च। अब हमें यही बताया जाएगा कि हमेशा तो हमारी रिसर्च में हाइपोथेसिस ट्रू निकल जाए जरूरी नहीं है। ऐसे में क्या होता है, कुछ ऑल्टरनेटिव भी तरीके हो सकते हैं रिसर्च को अप्लाई करने के, जिनको हम नेक्स्ट वीडियो में यानी इसके थर्ड पार्ट में पढ़ेंगे। तो ये बड़ा छोटा सा टॉपिक हमने लिया था जिसमें मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि कैसे रिसर्च के स्टेप्स को हम यूज करते हैं। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है और आप मुझसे पढ़ रहे हैं, आपको अच्छा लगता है, समझ में आते हैं वीडियोस, तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। इट वुड कॉस्ट यू नथिंग बट इट विल गिव मी अ लॉट ऑफ मोटिवेशन, सो फॉर मी प्लीज डू दिस। ऑल्सो प्लीज प्रेस द लाइक बटन just to increase one like on my video, and I'll see you soon in the next video।
and in the third part of this chapter. And till then, take care and please keep raising your question. I'll see you soon. Bye bye.